हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। उसी तरह ये एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बिजनेस स्टडी का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिससे क्या है कि हम जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता चलता है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट पे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड है, जहाँ पे सारी रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उस बिज़नेस के रिलेटेड जो है वहाँ पे एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर प्रेजेंट की जाती है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसको हम जो है उस डाटा को हम रीअरेंज करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। Analysis of financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in the financial statement to understand and take economic decision। देखो, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं तो कई बार जो ले मैन होता है उसको कुछ नहीं पता चलता। जब हमें डीपली उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है तो उसके अंदर हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, देखते हैं, उनको हम सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको एनालिसिस किया जाता है। जैसे उसका दूसरी के साथ क्या रिलेशन है, जैसे हम देखना चाहते हैं कि सेल के साथ जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो पहले से इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिस्टमेटिक मैनर के अंदर एनालाइज करते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है, ताकि हम उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सके और उसके बेसिस पे हम अपना डिसीज़न ले सके। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ दी होती है उनका आपस में रिलेशनशिप देखा जाता है। जैसे बैलेंस शीट के अंदर हमने क्रेडिटर या सप्लायर है वो देखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को देखना चाहते हैं, तो वो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के अंदर जो है रेशो देखते हैं। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज द बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए जो डाटा होता है उसको वैल्यूएबल और सिंपल एलिमेंट्स के अंदर जो है क्लासिफाई किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि बिज़नेस की जो वर्किंग है और फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सके। जैसे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये करंट एसेट के अंदर आएगा, ये करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, फिर हम करंट रेशोज़ निकालते हैं, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि उसकी शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज जजमेंटल प्रोसेस जिसके अंदर हम उसकी करंट एंड पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन को एस्टिमेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स को देख सकें और फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकें। Financial statement analysis is largely study of relationship among the various financial factors in a business। जब हम financial statement को analysis करते हैं तो जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स दी होती हैं वहाँ पे उनका रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं। और ये जो एनालिसिस है इसको सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम ट्रेंड को देखते हैं जो स्टेटमेंट्स के अंदर बताया जाता है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन दोनों ही इंक्लूड होता है। एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, उस डाटा को हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं
ताकि हम डाटा को सही तरीके से उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाए। इंटरप्रिटेशन होता है कि एंड रिजल्ट हम उससे क्या निकालते हैं, कि ये जो फिनेंशियल डाटा है उसका मीनिंग जो है क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो दोनों टर्म है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे हमारे पास करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का रेशो हमने देखा तो वो 2:1 आ जाता है, वो सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो इंटरप्रिटेशन से हमें उसका जो है आउटकम पता चलता है कि ये जो रिलेशनशिप है बेटर है या वर्स्ट है। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अंडरटेकन बाय क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है क्रेडिटर करते हैं जिन्होंने उधार माल दिया होता है, इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया होता है, और अदर यूज़र जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के है कि जो बिज़नेस है, क्रेडिट वर्दीनेस है। जैसे क्रेडिटर वो जानना चाहते हैं कि हमने इसको उधार दिया है तो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या ये सही समय पे पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर लॉन्ग टर्म फंड्स दिए हैं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टर जो होते हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, साउंडनेस है या नहीं है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है। तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से, वैसे तो क्या है कि यहाँ पे जो है, क्योंकि +2 के अंदर 4 टूल्स ही हमने करने हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस भी है, ट्रेंड एनालिसिस भी है, तो वो +2 के सिलेबस में नहीं है। तो उसका जो MBA और MCOM है उनके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी ताकि उनको ये चीज़ें भी वहाँ पे कवर कर दूँ। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके इंडिविजुअल आइटम्स को हम कंपेयर करते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसके अंदर हम 2 या 2 की सालों की उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को लेते हैं, फिर उसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच कंपेयर फाइनेंशियल डाटा फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे 2021 का डाटा हमने सेल का ले लिया, जैसे उसका प्रॉफिट एंड लॉस का लिया, और 2021 का ले लिया, उसमें आपस में हमने कंपेयर किया कि पहले से जैसे हमारा रेवेन्यू पहले से इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो जिसको हम एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर भी जो है मेयर करते हैं और परसेंटेज के अंदर भी हम देखते हैं। इन ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस साइड बाय साइड। चेंजेस जैसे सेल 2020 की मान लो 5 लाख है और 2020 की जैसे 5 लाख है, 21 की 7 लाख है, तो इसका मतलब है कि सेल हमारी पहले से इंक्रीज़ हुई है। फिर उसकी परसेंटेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर जब हम इस तरह से एनालाइज करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, हम इंट्रा फर्म जैसे मान लो हमारी ABC लिमिटेड है, उसका हमने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिया 2020 एंड 21 का, उसके बेसिस पे कंपैरिजन किया, तो ये इंट्रा फर्म हो गया। जब हमने इसको दूसरी फर्म के साथ, जैसे हमारा 21 का रिजल्ट है, उसको हमने दूसरी फर्म XYZ के साथ कंपेयर किया, तो वो इंट्रा फर्म एनालिसिस हो गया। सेकेंड जो है दैट इज़ द कॉमन साइज स्टेटमेंट। Common size financial statement means statement of individual items of financial statement of 2 or more years are placed side by side. फिर उनको परसेंटेज के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं टेकिंग ए कॉमन बेस। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है तो वहाँ पे हम सेल जो होती है उसको लेते हैं कॉमन बेस। जैसे हमने उसको मान लिया 100 है, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसकी परसेंटेज हम निकालते हैं। जैसे बैलेंस शीट है तो वहाँ पे हम एसेट, टोटल एसेट को या टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी को जो है ले लेते हैं। In common size balance sheet, total asset or total equity or liability is taken as 100. All amount are expressed as a percentage of total. जैसे मान लो बैलेंस शीट की जो जैसे मान लो कैश है हमारा, तो कैश जो है टोटल एसेट का कितना परसेंटेज है, ठीक है, वो हम देखते हैं। और उसी तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो वहाँ पे नेट सेल को हम लेते हैं। ऑल अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंस आर एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो टेक्निक है दैट इज़ नोन एज ए वर्टिकल एनालिसिस। रेशो के अंदर क्या होता है कि हम 2 रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करते हैं, उनके बीच में अर्थमेटिकल रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने
करंट जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैलकुलेट करनी है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को कैलकुलेट करना है तो करंट रेशो निकालेंगे, लॉन्ग टर्म है तो डेट इक्विटी का रेशो निकालेंगे। उसी तरह जैसे हम इन्वेंट्री की एफिशिएंसी देखनी है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालेंगे। तो रेशो जो है एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग रेशो से हेल्प लेके करते हैं एनालिसिस, तो डैट इज़ नोन एज ए रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस से हमें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी के बारे में हमें पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें बताती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में। यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कितना इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है, फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है कि कहाँ से कैश आता है और कहाँ पे कैश हम स्पेंड करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हम एनालिसिस करते हैं, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है डायनामिक है, वर्टिकल जो है स्टैटिक है। एक्सटर्नल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन का जो डिटेल रिकॉर्ड होता है वो अवेलेबल नहीं होता। तो जो पब्लिश्ड अकाउंट होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो वो एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का, तो वो एनालिसिस करते हैं। जनरली इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने से पहले करते हैं, लेंडर जो है लैंड करने से पहले, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी एंड रिसर्च स्कॉलर जो है एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में जान सकें। इंटरनल एनालिसिस जो होता है मैनेजमेंट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन करती है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को वो जान सके, क्योंकि मैनेजमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो ये एनालिसिस ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा गहराई में और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो 4 या 5 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके हम उनका रिव्यू करते हैं, तो जनरली ये टाइम के साथ लिंक्ड होता है। जैसे फाइनेंशियल डाटा फॉर सेवरल 90, जैसे मान लो 2010 से लेके हमने 2020 तक का डाटा जो है उसको एनालाइज करना है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल डाटा को बहुत सारे सालों के लिए अगेंस्ट ए चूजन बेस ईयर। उसके बेसिस पे हम ट्रेंड एनालिसिस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है इसी हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस यूज़ करती हैं। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि जैसे 1 ईयर का डाटा है उसके बेसिस पे, जैसे मान लो हमारे पास सेल है तो हम देखते हैं कि जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो सेल की कितनी परसेंटेज है। रेशियो एनालिसिस जो है अगर वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का करते हैं तो वो भी वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग कंपनीज़ की जैसे कंपैरिजन करते हैं या सेम टाइप ऑफ डिवीज़न और डिपार्टमेंट की जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको हम रीअरेंज करते हैं, रीक्लासीफाई करते हैं। जो भी चीज़ हमने उसके अंदर स्टडी करनी होती है उस कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वो डिपेंड करती है हमारा पर्पस क्या है। कंपैरिजन, तो यहाँ पे हम क्योंकि अब हमने डाटा को क्लासिफाई कर लिया, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया, फिर अगर हमने टाइम सीरीज एनालिसिस करना है तो अलग अलग ईयर का डाटा जो है हम कंपाइल करते हैं। और उसी तरह क्या है कि अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड का है तो क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी जो फिनेंशियल मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी के बेसिस पे हम चेक करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम आउटकम को किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, ये प्रिसाइज होना चाहिए, और जिसके अंदर हमारे फाइनेंशियल जो साउंडनेस है उसकी मूवमेंट के बारे में ये बताए कि पहले से बेटर है, वर्स्ट है, क्या है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कि देखो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं कि हमारी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, इसमें फ्यूचर के अंदर अर्न करने का कितना पोटेंशियल है, टू नो दी अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, और उसी तरह इसकी जो प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर की असेसमेंट कर सकते हैं। और जितने भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अर्निंग कैपेसिटी के बारे में जानने में बहुत उत्सुक होते हैं। असेसिंग दी मैनेजरियल एफिशिएंसी कि कौन से एरियाज़ के अंदर हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी एफिशिएंट है, कहाँ पे हम लैग करते हैं।
और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को हम देख सकते हैं, जैसे क्रेडिटर है, सप्लायर्स है, वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पे, तो वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को जानना चाहते हैं कि हम अपनी जो लाइबिलिटी है उसको पे करने की समर्था में है या नहीं है। और डिबेंचर होल्डर और जो लैंडर्स हैं जो हमें लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इक्विटी डेट रेशो क्या है। और उसी तरह हम इंटर फर्म कंपैरिजन, हम अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ जो सिमिलर नेचर की है कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। और उसी तरह ये हमें प्रेडिक्शन करने में, बजट बनाने में भी हेल्प करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको ये सिंप्लीफाई कर देता है, जिसके बेसिस पे हम कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो यूज़र्स हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये फर्म के अंदर कैश जनरेशन एबिलिटी कितना है, कितना ये शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी, शेयर प्राइसेस की मूवमेंट कैसे होगी, वो सारा हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता कर सकते हैं। और उसी तरह जो लैंडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो इसकी क्रेडिट वर्दीनेस, इसकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। फर्म जो है डेट एनालिसिस करती है कि कितना ये बोरिंग कर सकती है। और उसी तरह डिविडेंड डिसीजन के बेसिस पे कि फ़र्म जो है कितना डिविडेंड पे करेगी, कितना अपने पास रिटेन करेगी। जनरल बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से हमारे बिजनेस के अंदर की प्रॉफिट ड्राइवर्स हैं, क्या रिस्क है, ताकि हम प्रॉफिट पोटेंशियल जो है उसका असेस कर सकें। पार्टी जो इंटरेस्टेड होती है, जैसे मैनेजमेंट, वो देखना चाहती है कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ओवरऑल भी देखती है, सेगमेंट वाइज भी देखती है। एम्प्लॉय जो होता है उनको होता है कि बेटर वर्किंग कंडीशन हो, बेटर सैलरी मिले, सिक्योरिटी हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ट्रेड यूनियन भी डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखती है, ताकि वो जो अपने मेंबर्स हैं उनकी वेजेस और सैलरी और उनके लिए बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए नेगोशिएट कर सके। शेयर होल्डर, ऑनर और इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा लगाते हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर और अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये भी देखते हैं कि बिज़नेस के अंदर और कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, कितना कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, कितना डिविडेंड मिलने की पॉसिबिलिटी है। पोटेंशियल इन्वेस्टर भी होते हैं कि क्या ये वर्थ है कंपनी जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सप्लायर और क्रेडिटर जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। बैंकर और लैंडर जो होते हैं, क्योंकि वो इनको लैंड करते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि जो हमने प्रिंसिपल इनको लैंड किया है, क्या वो ये मैच्योरिटी डेट्स पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रिसर्चर जो होते हैं, जो भी उनके रिसर्च का एरियाज होता है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रेंड, फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ भी जो होती है कि इसकी प्रॉपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। कस्टमर होता है कि ये बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा, इनके साथ हमें रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो कस्टमर को भी वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेशन ये है कि देखो, ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, क्योंकि ये जो हो चुका है उसके बारे में हिस्टोरिकल एनालिसिस करती है, या उसकी प्रेजेंट जो वर्थ है उसको नहीं बताती और ना ही फ्यूचर के बारे में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे शेयर होल्डर इन्वेस्टर जो होते हैं, जनरली वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। और उसी तरह को कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे ज़ूम किया जाता है कि जो मनी की पावर है, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, तो जो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस होती हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसी तरह ही क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस के लिए, तो इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। और उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन जो होती है उससे भी एनालिसिस हमारा सफ़र करता है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन गलत है तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी गलत होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी रिलायबल, कितनी एक्यूरेट, कितनी ऑथेंटिक है, तभी जाके जो हमारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो एक्यूरेट होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि बहुत सारी चॉइसेस करनी होती है, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, लीफो है, फीफो है, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करें, उससे भी हमारे जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट होते हैं। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिविटी है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर हमारी जो दूसरी फर्म है उसने डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस से अडॉप्ट की हुई है, तो वहाँ पे हम मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। और कई बार क्या होता है कि डेलिबरेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकी विंडो ड्रेसिंग की जाती है, ताकि जो है दिखाने के लिए कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पहले से
बेटर हो रही है। तो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग की जाती है, मैनिपुलेशन की जाती है, तो ये सारी जो है लिमिटेशंस है।